गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोग किसका एनालिसिस करने वाले हैं, बजट का, यूनियन बजट फॉर 2025-26। मतलब अभी तो 25 से स्टार्ट ही हुआ है। 1 अप्रैल 2025 से, है ना, फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल ईयर 25-26। वो कब तक चलेगा, 31 मार्च 2026 तक। तो उस पूरे एक साल में गवर्नमेंट क्या करने वाली है, गवर्नमेंट के पास कितना पैसा आने वाला है और गवर्नमेंट कितना पैसा खर्चा करने वाली है और कहां कहां पे खर्चा करने वाली है, और इन सारे खर्चों से होगा क्या, किसका फायदा होगा, है ना। एग्रीकल्चर का होगा, इंडस्ट्रीज का होगा, कॉमन मैन का होगा। समझ में आ रही बात। ये सारा सब कुछ जो एस्टिमेट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बजट। तो बजट टर्म क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन है? कॉन्स्टिट्यूशन ने बजट टर्म को मेंशन नहीं किया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन किया हुआ है एक टर्म को जिसका नाम है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ईयर में एक बार, इसलिए क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब पैसे का आना और पैसे का जाना। समझ में आई बात, ठीक है। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 112 में है। इस साल जो बजट है उसका थीम है सबका विकास। बात खत्म हो गया। और द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंटेड द यूनियन बजट 2025-26 विद द थीम सबका विकास, स्टिमुलेटिंग बैलेंस्ड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन। हर रीजन के लिए क्या होगा, बैलेंस्ड ग्रोथ। तो इसका मतलब अभी जो बजट आया है इसमें जो रीजन्स पहले से डेवलप नहीं है उन पे ज्यादा फोकस करने की कोशिश की गई है, तभी तो होगा ना सबका विकास, अदरवाइज होगा क्या। इन द लाइन ऑफ दिस थीम द फाइनेंस मिनिस्टर आउटलाइन द ब्रॉड प्रिंसिपल ऑफ विकसित भारत, कि जब हम विकसित हो जाएंगे, व्हेन वी बिकम अ डेवलप्ड नेशन, तो डेवलप्ड नेशन बनने के लिए क्या होना चाहिए, जीरो पॉवर्टी। पॉवर्टी शुड बी जीरो, कोई गरीब नहीं होना चाहिए। 100% गुड क्वालिटी स्कूल एजुकेशन, कैसा होना चाहिए, 100% होना चाहिए, है ना। एक्सेस टू हाई क्वालिटी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर होना चाहिए। 100% स्किल्ड लेबर विथ मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट। 70% वुमेन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जितनी वुमेन है उसमें से 70% किस में रहे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। आज के टाइम पे उसके आधे से भी कम है ना। वुमेन जो है लेबर फोर्स में, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्या बोलेंगे हम लोग, लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करना, वो 70% तो छोड़ो, 35% में नहीं है, लेस देन 30% पे आती है। समझ में आ रही बात। फार्मर्स मेकिंग आवर कंट्री द फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। हम क्या रहे, फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड रहे। इसका मतलब हम कहीं से इंपोर्ट नहीं कर रहे हो और बहुत सारी कंट्रीज को हम क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो। समझ में आई बात। और एक्सपोर्ट ऐसा फूड कर रहे हो जो हेल्दी हो, न्यूट्रिशियस हो, ठीक बात है। बहुत सारी कंट्रीज को हम फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो, सिर्फ अपने आप को नहीं, और भी बहुत सारी कंट्रीज को। तो ये ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव है जब इंडिया एक डेवलप्ड नेशन बन जाएगा 2047 का। इसी को ध्यान में रखते हुए ये बजट प्रेजेंट किया गया है जिसका थीम क्या है, सबका विकास। समझ में आ रही बात। अच्छा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहां है, आर्टिकल 112। ये थोड़ी बेसिक टर्म है ना, बजट कहीं मेंशन नहीं है। तो बजट में होता क्या है, इट आउटलाइंस द एस्टिमेटेड रिसीप्ट, कितना पैसा आएगा, दैट इज एस्टिमेटेड रिसीट, टैक्सेस से और नॉन टैक्सेस से भी, एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, और कितना पैसा खर्चा होगा वो दोनों बताएगा। हिस्ट्री ऑफ द बजट, इंडिपेंडेंस के पहले फर्स्ट बजट ऑफ इंडिया जेम्स विल्सन ने 1860 में लेके आए थे। इंडिपेंडेंस जब हो रहा था, पार्टीशन जब हो रहा था, पार्टीशन के टाइम पे, है ना, इन 1947 मिस्टर लियाकत अली खान, अ मेंबर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, प्रेजेंटेड द बजट फॉर 1947-48। ठीक है, पार्टीशन के टाइम की बात है। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर श्री आर के षणमुखम चेट्टी प्रेजेंटेड द फर्स्ट यूनियन बजट इन 1947। तो ये थोड़ा पहले, उसके बाद इन्होंने बजट प्रेजेंट किया। Since then, the process of budgeting has evolved
एंड बिकम अ क्रूशियल टूल इन मैनेजिंग पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस मतलब गवर्नमेंट फाइनेंस, है ना, गवर्नमेंट कितना पैसा देगी या कहाँ से जनरेट करेगी, उसको मैनेज करने के लिए मेन थीम क्या है, बजट ही है। पहले रेलवे बजट और बाकी चीजों का बजट अलग अलग आता था, क्योंकि रेलवे में बहुत ज्यादा खर्चा ब्रिटिश गवर्नमेंट करती थी, ठीक बात है। बट धीरे 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 रेलवे का खर्चा जो है बाकी खर्चों के कंपैरिजन में परसेंटेज वाइज कम होते गया। ओवरऑल तो बढ़ेगा ही, बट परसेंटेज वाइज कम होते गया, है ना। तो रेल बजट और यूनियन बजट को मर्ज कर दिया गया। कब किया गया? 2017 और 18 में। टू स्ट्रीमलाइन फाइनेंशियल ऑपरेशन एंड इंप्रूव रिसोर्स एलोकेशन। रिकमेंडेशन किसने दिया था कि दोनों बजट को मर्ज कर दो, यूनियन बजट को और रेलवे बजट को, जनरल बजट को मर्ज करने का रिकमेंडेशन दिया था विवेक देबरॉय कमेटी ने। ये सब थोड़ी बेसिक चीजें हैं जो कभी भी पूछा जा सकता है, इसीलिए थोड़ा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी आपको बजट के बारे में पता होना चाहिए। बैकग्राउंड ऑफ द रेलवे बजट। रेलवे बजट कब आया था? पहली बार रेलवे बजट आपको मिला था, है ना, जनरल बजट से अलग 1921 में, अंग्रेजी ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे। और इसको रेकमेंड करने के लिए कौन सी कमेटी थी? एकवर्थ कमेटी। समझ में आ रही बात? इसका मतलब अगर मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आराम से बता पाओगे। द सेपरेट रेलवे बजट कंटिन्यूड फॉर 92 ईयर्स। 16 में ये देबरॉय कमेटी ने रेकमेंड किया कि रेलवे बजट को क्या कर देना चाहिए? मर्ज कर देना चाहिए, क्योंकि रेलवे बजट बाकी बजट का सिर्फ कितना परसेंट था? 15, है ना। तो 15 कमी है, उसको भी एक साथ में ले लो, एक साथ ले लो, तो फिर मर्ज कर दिया गया। बजट में प्रोसेस क्या है? बजट का जो प्रोसेस है वो पूरा आप पॉलिटी में पढ़ते हो, है ना, बट फिर भी बेसिक चीजें मैं बता देता हूं। प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट, है ना, आज पार्लियामेंट में लोकसभा के सामने फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट को क्या किया होगा? प्रेजेंट किया। 11 बजे वो बजट स्पीच पढ़ना स्टार्ट की, तो बजट प्रेजेंट हो गया। द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स द बजट इन द लोकसभा ऑन द 1 फरवरी, ठीक है, 2017-18 से 1 फरवरी हो रहा है। जनरल डिस्कशन ऑन बजट। फिर इसके बाद क्या होगा? लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, दोनों हाउसेज में बजट पे क्या होगा? जनरल डिस्कशन किया जाएगा कुछ 2-3 दिन। फिर क्या होगा? अलग अलग डिपार्टमेंट्स की कमेटी है, फॉर एग्जांपल रेलवे है, एग्रीकल्चर है, बहुत सारी डिपार्टमेंट होंगे। हर डिपार्टमेंट के लिए बजट में जो खर्चा है, कितना खर्चा करना है, वो डिपार्टमेंट की कमेटी क्या करेंगी? स्क्रूटनाइज करेंगी, वो खर्चा कैसे होगा, नहीं होगा। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी कंडक्ट एन इन डेप्थ स्क्रूटनी ऑफ द डिमांड फॉर ग्रांट। हर डिपार्टमेंट वाइज जो भी डिमांड है ग्रांट्स के लिए, पैसे देने के लिए, उसका डिपार्टमेंट उसको इन डेप्थ क्या करेगा? स्क्रूटनी करेगा। फिर वापस बजट वोटिंग ऑन डिमांड होगा, फिर लोकसभा क्या करेगा? उस पर वोटिंग करेगा, है ना, कि डिमांड जो है उसको अप्रूव कर लिया जाए। समझ में आई बात? लोकसभा एमपी वोट वन ईच डिमांड फॉर ग्रांट। हर डिमांड के लिए लोकसभा एमपी क्या करते हैं? वोट। आप मनी बिल पढ़ते हो ना? क्या पढ़ते हो? मनी बिल। तो एक तरह से क्या है? मनी बिल है। लोकसभा उसको क्या करती है? पास करती है। समझ में आई बात? एप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस बिल। तो एप्रोप्रिएशन और फाइनेंस बिल भी क्या है? मनी बिल है। फाइनेंस बिल मतलब पैसे का आना, एप्रोप्रिएशन मतलब पैसे का खर्चा होना। ये भी मनी बिल के क्या है? एग्जाम्पल है। तो बजट में हो क्या रहा है? पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है। समझ में आई बात? तो ये पूरा बजट का प्रोसेस है जो डिटेल में कहां पढ़ते हो? पॉलिटी में पढ़ते हो। ठीक है, ठीक है। अब हम इकोनॉमिक्स पे आ जाते हैं, क्योंकि हम इकोनॉमिक एंगल से इसको बजट को एनालिसिस कर रहे हैं। तो बजट का 2 पार्ट होता है। बजट में 2 अकाउंट होता है। एक को बोलते हैं हम लोग रेवेन्यू बजट या रेवेन्यू अकाउंट, और दूसरे को बोलते हैं कैपिटल बजट, है ना। जिस तरह के खर्चे हैं उसके हिसाब से बजट को हम लोग बांट देते हैं। बजट में खर्चे के टाइप के हिसाब से बजट जो है, बजट को आप बांट सकते हो कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट। कैपिटल बजट और साथ में बांट सकते हो रेवेन्यू बजट। कैपिटल बजट में जनरली, रेवेन्यू बजट में जनरली डे टू डे इनकम और एक्सपेंडिचर होता है। क्या होता है? डे टू डे टाइप का इनकम और एक्सपेंडिचर, दोनों इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों किस में होता है? रेवेन्यू बजट में। अच्छा, पैसा आ रहा है तो आने को क्या बोलोगे हम लोग? रिसीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिसीट। और पैसा जा रहा है, खर्चा हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? एक्सपेंडिचर बोलेंगे। समझ में आई बात?
तो रेवेन्यू बजट में एक होगा रेवेन्यू रिसीट और एक होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल बजट में एक होगा कैपिटल रिसीट, समझ में आ रही बात है ना, और कैपिटल बजट में एक होगा क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये समझना बहुत आसान है, क्लासिफाई किया गया, कैटेगराइज किया गया, इकोनॉमिक्स की क्लास में इसको आप डिटेल में पढ़ते हो, है ना। रोड बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना रोज तो हो नहीं रहा है, तो वो जो खर्चा हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना। रोड वगैरह बनाना, ठीक है, स्कूल्स वगैरह बनाना, ये सब क्या है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आ रही बात है ना, ठीक है। इनका क्रिएशन क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रोड और स्कूल का मेंटेनेंस ये हमेशा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो जहां मेंटेनेंस होगा वो मेंटेनेंस कैसा हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो गया, डे टू डे एक्सपेंडिचर। समझ में आई बात। गवर्नमेंट सैलरी देती है कि नहीं देती है, पेंशन देती है कि नहीं देती है, तो वो सारे खर्चे किस में आ जाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सैलरी आ जाएगा, पेंशन आ जाएगा, ये सारी चीजें इधर आ जाएंगी, है ना। और कुछ भी ऐसा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है तो वो किस में चला जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। और भी चीजें हैं, है ना। फिर आता है कैपिटल रिसीट, पैसा आने वाला। समझ में आई बात। एयर इंडिया को बेच दिया, उससे जो पैसे आए वो किस में बोलेंगे, कैपिटल रिसीट। इसका मतलब प्राइवेटाइजेशन करके जो पैसा आया, क्या करके पैसा आया, प्राइवेटाइजेशन करके। समझ में आ रही बात है ना। टैक्सेस से जो पैसा आया वो हमेशा आता रहेगा, टैक्सेज वाला पैसा किस में आता है, रेवेन्यू रिसीट में, है ना। रेलवे से जो प्रॉफिट जनरेट हुआ वो किस में आ जाएगा, रेवेन्यू रिसीट में। डे टू डे पैसा किस में आ जाएगा, रेवेन्यू रिसीट में। समझ में आई बात। लोन ले रहे हैं, लोन बोरोइंग कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं तो वो क्या है, कैपिटल रिसीट। तो लोन एक तरह से निगेटिव एंटिटी है, क्या है ना। तो लोन की जगह ज्यादा जो यूज होने वाला टर्म है वो है बोरोइंग है, क्या है, बोरोइंग। समझ में आनी वाली बात, ठीक है। तो इस तरह से कैपिटल बजट रेवेन्यू बजट में बांटा जाता है। अच्छा, और फिर इसके हिसाब से अगर मान लो खर्चा ज्यादा हो रहा है और पैसा कम आ रहा है तो डेफिसिट होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। तो ओवरऑल अगर हम खर्चे को, एक्सपेंडिचर को एक साथ रखें और ओवरऑल रिसीट को एक साथ रखें, अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो एक्सपेंडिचर माइनस रिसीट, ये जो आएगा इसको हम डेफिसिट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डेफिसिट, है ना। इसी को हम फिस्कल डेफिसिट बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। डेफिसिट अगर है, घाटा पूरा करने के लिए क्या करोगे, बोरो करोगे, लोन लोगे, है ना। तो उसको फुलफिल करने के लिए क्या लेते हैं, बोरो करते हैं, लोन लेते हैं, है ना। तो रिसीट में बोरोइंग हटा दो, पहले से जो खुद से आ रहा है वो आने दो, और उसके बाद घटेगा तो क्या करना पड़ेगा, जितना घटेगा उतना क्या करना पड़ेगा, आपको बोरो करना पड़ेगा। वो सब चीज क्या हो गई, फिस्कल डेफिसिट। समझ में आई बात। सिर्फ रेवेन्यू से डेफिसिट की बात करें, सिर्फ रेवेन्यू इसको छोड़ के उसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। ऐसे ऐसे करके 4 टाइप के बजट में क्या होते हैं, डेफिसिट होते हैं, जो आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और इकोनॉमिक्स की क्लास में आराम से 1-2 क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां आगे रेवेन्यू बजट, रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीट में क्या होगा, टैक्स, नॉन टैक्स होगा, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स सब हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं, इस साल बजट का फीचर क्या है। मोस्टली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही आएगा, मोस्टली किस में आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। अगर उससे कुछ एसेट क्रिएट नहीं हो रहा हो, क्या नहीं क्रिएट हो रहा हो, एसेट, ठीक है। की फीचर, इस साल के बजट का की फीचर क्या है। अब हम इस साल का बजट का एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। इसके पहले क्या था, बेसिक थोड़ा सा बजट रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। जर्नी ऑफ द डेवलपमेंट, हमें डेवलपमेंट करना है, तो डेवलपमेंट करना है तो कैसे होगा, एग्रीकल्चर से। डेवलपमेंट करना तो कैसे होगा, एमएसएमई से। एमएसएमई समझते हो, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, छोटे कंपनीज, है ना, उसको क्या बोलते हैं, एमएसएमईज। इन्वेस्टमेंट से पैसा लगेगा ना डेवलपमेंट के लिए, और क्या लगेगा, एक्सपोर्ट करना होगा कि सो दैट फॉरेन रिजर्व हमारे पास ज्यादा से ज्यादा आ सके। ये क्या है, इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट। इन पे फोकस करेंगे तो ये हमें क्या कराएंगे, डेवलप होने के लिए क्या चाहिए, रिफॉर्म्स चाहिए। डेवलपमेंट का जो फ्यूल है,
आपका फ्यूल है ना, भात खा के आते हो ना, तो डेवलपमेंट का फ्यूल क्या है, रिफॉर्म्स। कल हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक सर्वे क्या बोल रहा है, डीरेगुलेट। क्या बोल रहा है, तो रिफॉर्म क्या है, डीरेगुलेशन ही है एक तरह से, गाइडिंग स्पिरिट। अच्छा, रिफॉर्म ऐसे करना है कि इंक्लूसिविटी जो है वो आए, मतलब हर कोई, सबका साथ हो और सबका विकास हो, तो उसको क्या बोल सकते हैं आप, इंक्लूसिविटी। डेस्टिनेशन क्या है इंडिया का, विकसित भारत, एक डेवलप्ड कंट्री बनना। फिर एक पोएट थे, है ना, साउथ इंडियन पोएट, उनका एक कोट जो है उसको इंग्लिश में पढ़ के बोला, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने, अ कंट्री इज नॉट जस्ट इट्स सॉयल, अ कंट्री इज इट्स पीपल। मतलब पीपल के लिए भी बहुत काम हम लोग करने वाले हैं। नेशन ऑफ विकसित भारत, नोशन हम लोग 2047 तक क्या बन जाएंगे, विकसित भारत बनना हमारा टारगेट है, सेल्फ सस्टेनेबल हर तरीके से, तो ये हमने डिस्कस कर ही लिया। एमएसएमई क्या है वो हमने पता ही है, ठीक है। आगे चलते हैं, एस्पिरेशन फॉर विकसित भारत। विकसित भारत बनने के लिए ग्रोथ क्या चाहिए, एक्सेलरेटेड, है ना, कल हम डिस्कस कर रहे थे, उतने ग्रोथ से काम नहीं चलेगा, थोड़ा और ज्यादा चाहिए। सिक्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऐसा हो जो इंक्लूसिव हो, ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र डेवलप हो जाए नॉर्थ ईस्ट पीछे रह जाए, समझ में आई बात, फिर हम ऐसे आगे नहीं बढ़ेंगे। इनहैंस स्पेंडिंग पावर ऑफ इंडियाज राइजिंग मिडिल क्लास, जो इंडिया का राइजिंग मिडिल क्लास है, हर साल मिडिल क्लास जो बढ़ रहा है, उसका स्पेंडिंग पावर बढ़ना चाहिए। कल हम बात कर रहे थे जीडीपी में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किसका है, कंजम्पशन का, किसका है, कंजम्पशन का। अभी गवर्नमेंट, तुम अगर 1 लाख रुपए सैलरी कमाओ, 10,000 15,000 गवर्नमेंट ही ले जा रही है, अगर तुमसे टैक्स में ले जा रही है, तो फिर तो तुम वो तो कंजम्पशन कर ही नहीं पा रहे हो, तुम्हें कुछ खरीदना है बट खरीद ही नहीं पाए, है ना, तो डिमांड ही कम रहा उस चीज का, तो जिसको बनाना था वो बना ही नहीं पाया, समझ में आई बात। तो अगर गवर्नमेंट आपका ज्यादा से ज्यादा पैसा ले जा रही है, तो इसका मतलब आप कंज्यूम कम कर पाओगे, तो इकोनॉमी प्रोड्यूस भी ज्यादा नहीं करेगी, तो जीडीपी कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि हमें मिडिल क्लास का स्पेंडिंग पावर बढ़ाना है, इसलिए इस बार इनकम टैक्स का लिमिट बढ़ा के 12 लाख कर दिया। मतलब जो 1 लाख पर महीना कमाता है उस पर भी 0 इनकम टैक्स लगेगा। क्या लगेगा? 0 इनकम टैक्स, है ना। कुछ साल पहले की बात है, 1 लाख रुपया पे 30% इनकम टैक्स देता था मैं, समझ में आ रही बात, 30%। 1 लाख मैंने कमाया, 30% गवर्नमेंट ले गई, ऐसा टाइप सोचो, समझ में आ रही बात। 6-7 साल हो गए उस बात को, बट अभी क्या कर रही है गवर्नमेंट कि 1 लाख तक कमाओ तो क्या लगेगा? 0 इनकम टैक्स, मतलब जम के उड़ाओ उसके बाद, है ना। जो 10-15 हजार गवर्नमेंट ले जा रही थी वो भी नहीं ले जा रही, तुम्हारे पास रहेगा, उड़ाओ, कंज्यूम करो। या तो कंज्यूम कर सकते हो या तो इन्वेस्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड में, दोनों इकोनॉमी में ही तो ग्रोथ दे रहा है। कहां ग्रोथ दे रहा है? इकोनॉमी में, समझ में आ रही बात, ठीक है। तुम्हारा फायदा हो रहा है, तुम्हारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही है कि नहीं हो रही है। इनविगोरेट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, अपलिफ्ट हाउस होल्ड सेंटिमेंट, तो ये सब काम करना है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो है या इंक्लूसिव ग्रोथ डायरेक्टली आपको पढ़ना होता है इकोनॉमिक्स में, है ना। सबका विकास को ही क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव डेवलपमेंट। कोई कम्युनिटी छूट नहीं जाए, कोई रीजन छूट नहीं जाए, है ना, उसको क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव डेवलपमेंट। और क्या बोल रही है गवर्नमेंट? डेवलपमेंट मेजर्स फोकसिंग ऑन गरीब, यूथ, अन्नदाता एंड नारी। अन्नदाता कौन है? फार्मर्स है। कौन है? फार्मर के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? स्परिंग एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड बिल्डिंग रूरल प्रोस्पेरिटी। प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, नया योजना है जिसका नाम क्या है? प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, 100 डिस्ट्रिक्ट्स में एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाएगा जिससे ऑलमोस्ट 1.7 करोड़ फार्मर्स का फायदा होगा, है ना। अच्छा, क्रेडिट थ्रू केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड करके होता है, किसान लोन ले सकते हैं, छोटा लोन, क्रॉप्स वगैरह के लिए, फर्टिलाइजर वगैरह के लिए, समझ में आ रही बात, फिशरीज वगैरह के लिए भी। तो उसको और ज्यादा गवर्नमेंट क्या करेगी? इनहेंस करेगी कि और ज्यादा लोन ले सको तुम एज ए किसान, समझ में आ रही बात। कल मैं बता रहा था ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन में एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? लोन भी ले सको, समझ में आ रही बात। नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स, हाई यील्डिंग, यील्डिंग मतलब जिसका प्रोडक्शन क्या हो, प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो, ठीक है, उस पर गवर्नमेंट फोकस करेगी, है ना। कि मेहनत भी फार्मर्स कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी भी कम हुआ तो एक्चुअली उनको खास फायदा हुआ नहीं, है ना, और इंडिया को भी इंपोर्ट करना पड़े, समझ में आ रही बात। तो हाई यील्डिंग सीड्स होना जरूरी है कि नहीं है। आगे बात करते हैं मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी।
5-year मिशन टू फैसिलिटेट इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉटन फार्मिंग, कॉटन के ऊपर फोकस करेगी और मखाना के ऊपर फोकस करेगी। मखाना जानते हो आप, वो खाते हो, क्या बोलते हैं उसको, फॉक्सनट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लोटस नट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लोटस सीड वगैरह कुछ बोलते हैं। मखाना खाते हो, ठीक है, ऐसे व्हाइट व्हाइट गोल गोल होता है, इतना बड़ा बड़ा, ठीक है, जाओगे आपको मिल जाएगा सुपरमार्केट में कहीं भी। तो वो बिहार में ही 90% ऑफ द प्रोडक्शन पूरे इंडिया का कहाँ से आता है, बिहार से ही आता है, ठीक है। तो वहां पे क्या बनेगा, मखाना बोर्ड ऑफ, मखाना बोर्ड बनेगा कहाँ पे, बिहार में, जो मखाना का प्रोडक्शन है ना, उसका फिर सफाई मेंटेनेंस वगैरह उसको और प्रमोट करना और उसका सेलिंग वगैरह बाकी चीजों को ध्यान में रखेगा। समझ में आई बात, ठीक है। तो इससे वहां के जो भी फार्मर्स है उनका फायदा होगा। फार्मर्स एफपीओज बना सकते हैं। एफपीओज मतलब होता है फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे फार्मर एक बॉडी बना लिए एक कलेक्टिवली, उसको क्या बोल सकते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। असम के लिए एक यूरिया प्लांट मिला है, क्या मिला है, यूरिया प्लांट। और यूरिया प्लांट कहाँ पे मिला है, नामरूप में। नामरूप पता है कहाँ पे है, आई थिंक डिब्रूगढ़ के आसपास होगा, है ना, ठीक है। तो नामरूप में आपको एक मिला है यूरिया प्लांट। यूरिया किस लिए जरूरी है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स हमें बहुत ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है ना। तो एक तो बैलेंस डेवलपमेंट हो रहा है, वो तो हो ही रहा है, साथ में ही हमें जो यूरिया और फर्टिलाइजर का इंपोर्ट होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रधानमंत्री धन्य धान कृषि योजना में क्या होगा, 100 डिस्ट्रिक्ट कवर करेगा। एम क्या होगा, इनहैंस एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, एडॉप्ट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ऑगमेंट पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज, हार्वेस्ट करने के बाद उसके स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाना होगा सो दैट की वेस्टेज नहीं हो, क्या नहीं हो, वेस्टेज। 1 लाख करोड़ से ऊपर का खाना वेस्ट हो जाता है, समझ में आई बात, इंडिया में, है ना, हर साल की बात हो रही है ये, ठीक है। फैसिलिटेट अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट, ये किसके थ्रू होगा, प्रधानमंत्री धन्य धान कृषि योजना। किसान क्रेडिट कार्ड बता ही दिया, किसान क्या ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड। पल्सेस, पल्सेस समझते हो, दाल खाते हो कि नहीं खाते हो। वर्ल्ड में पल्सेस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन, हम, इंडिया। सबसे बड़ा कंज्यूमर कौन, हम ही। सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन, हम नहीं है, हम इंपोर्टर हैं। सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं वर्ल्ड में, जितना पल्स प्रोड्यूस होता है 25% हम ही करते हैं, फिर भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। समझ में आई बात, क्योंकि हम दाल बहुत खाते हैं इंडिया वाले, एक तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी है और सब क्या खाते हैं, दाल, ठीक है। वेजिटेरियन भी खाते हैं और नॉन वेजिटेरियन भी खाते हैं। बाकी कंट्रीज में नॉन वेजिटेरियन लोग ज्यादा हैं तो वो दाल वाल नहीं खाते, है ना, वो पता नहीं क्या खाते हैं, मीट वीट रहेगा, सलाद उलाद मिला के हो गया उनका। समझ में आ रही बात, हमको क्या चाहिए, चावल, फिर दाल, फिर कुछ ले आना है ऊपर से ले आओ, ठीक है। वेजिटेरियन लोग का तो प्रोटीन ही मेन सोर्स दाल ही है, दाल के बिना तो उनका कुछ लगेगा नहीं। तो दाल बहुत जरूरी है और इसीलिए जो पिछले साल या आगे आगे हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक सर्वे के एनालिसिस में कि जो इन्फ्लेशन ज्यादा रहता है ना, उसमें एक पल्सेस का कंपोनेंट भी है। दाल की प्राइस ज्यादा होने से भी क्या रहता है, इन्फ्लेशन ज्यादा रहता है। लॉन्च 6-year मिशन विथ स्पेशल फोकस ऑन तुअर, उड़द एंड मसूर, है ना, इन दालों पे फोकस करेगा। प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, प्रोटीन कंटेंट बढ़ाना, क्लाइमेट रिजिलियंट सीड्स बनाना, क्योंकि साइक्लोन और बाकी इन सब की वजह से जो बहुत सारा दालों का जो फसल है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस नहीं हो। इंडियन पोस्ट ऑफिस देखा आप लोगों ने कभी, चिट्ठी आई है ये, तो गवर्नमेंट हर साल कोशिश करती है कुछ ना कुछ करके पोस्ट ऑफिस को बचा लिया जाए। अब चिट्ठी तो कोई भेज नहीं रहा, स्पीड पोस्ट वगैरह ही चल रहे हैं। तो इंडियन पोस्ट जो है, इंडिया में 1.5 लाख से भी ज्यादा इंडियन पोस्ट है। तो इंडियन पोस्ट को रूरल इकोनॉमी का कैटलिस्ट बनाया जाए। कैटलिस्ट मतलब कि वो ड्राइव करे रूरल इकोनॉमी को, है ना, और भी सर्विसेज दे। खाली उसका काम ये नहीं रहे कि चिट्ठी आई है इधर उधर करना, उसका काम क्या हो, इंश्योरेंस देना, उसका काम क्या हो, डिजिटल सर्विसेज देना, लोन देना, क्रेडिट, माइक्रो छोटे इंटरप्राइजेस को क्या देना, लोन देना, है ना। एक छोटा बैंक की तरह काम करे कौन, पोस्ट, है ना। गवर्नमेंट 3-4 साल पहले पोस्ट को थोड़ा अपग्रेड करके बोली थी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, कि पोस्ट अब से क्या बन रहे हैं, पेमेंट बैंक बन रहे हैं। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो पोस्ट को और बड़ा किया जाएगा, पोस्ट पे और भरोसा बढ़ाया जाएगा, ठीक है। और क्या गवर्नमेंट कर रही है, क्रेडिट कार्ड फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेस, ये बेसिक है ना। जो बेसिक्स होगा मैं एक एक बार बोल के निकल जाऊंगा।
स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स, जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर है उनको 5 लाख तो आराम से मिल जाएगा। समझ में आई बात कि अगर उनको एंटरप्रेन्योर में क्या चाहिए, कल मैं बता रहा था ना क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्या क्या बता रहा था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, सब है, क्या नहीं है, कैपिटल नहीं, तो 5 लाख ले लो यहां से। समझ गए? ठीक है, तो ये सब गवर्नमेंट काम करती रहेगी। मैन्युफैक्चरिंग मिशन विद द मैंडेट टू फोकस, मैन्युफैक्चरिंग मिशन में गवर्नमेंट फोकस करेगी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और आसान हो जाए, मतलब रेगुलेशन कम हो जाए। गवर्नमेंट को क्या कम करना है, रेगुलेशन। टेक्नोलॉजी का अवेलेबिलिटी बढ़े, वर्कफोर्स फ्यूचर रेडी हो, ये सब बेसिक चीजें हैं जो हमेशा आप यूज कर सकते हो। लेबर इंटेंसिव सेक्टर, क्योंकि इंडिया में लेबर बहुत है कि नहीं है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, सबसे ज्यादा क्या है, लेबर है कि नहीं है। तो लेबर इंटेंसिव सेक्टर, जहां लेबर ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम हो सके, उससे फायदा क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा कि नहीं होगा, क्या जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट। तो लेबर इंटेंसिव सेक्टर में आता है फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर, जो तमिलनाडु में बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। कहां डेवलप्ड है, तमिलनाडु में, है ना। तो एक स्कीम है फोकस प्रोडक्ट स्कीम फॉर फुटवेयर एंड लेदर, स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू फैसिलिटेट एम्प्लॉयमेंट फॉर 22 लाख पर्सन, जनरेट टर्नओवर ऑफ 4 लाख करोड़ एंड एक्सपोर्ट ऑफ 1.1 लाख करोड़। टॉय सेक्टर को प्रमोट कर रही है, फूड प्रोसेसिंग को प्रमोट कर रही है। फूड प्रोसेसिंग में गवर्नमेंट अगेन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी कहां बनाने जा रही है, बिहार में। तो नया जो भी इंस्टीट्यूशन आ रहा है वो कहां पे आ रहा है, वो प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मखाना बोर्ड कहां आया, बिहार में। अब मखाना के बारे में आपको सब चीज पता रखना पड़ेगा, है ना, कि कितना पानी चाहिए उसको, कितना धूप चाहिए उसको। समझ में आ रही बात। दूसरा कि ये एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, ये कहां बन रहा है, तो बिहार में। ठीक है, यूरिया प्लांट कहां आ रहा है, समझ में आई बात। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी पड़ेंगी। अब बात करते हैं एमएसएमईज के बारे में। एमएसएमईज मतलब क्या बोला, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो एमएसएमईज को अभी गवर्नमेंट क्रेडिट गारंटी देती है ना। क्रेडिट गारंटी कितने का देती है, 5 करोड़ तक का दे देती है कि 5 करोड़ तुमको चाहिए तो ले जाओ। स्टार्टअप्स को कितने करोड़ तक का देती है, 10 करोड़। गवर्नमेंट ने बोला अब हम ज्यादा दे सकते हैं, 5 की जगह कितना दे सकते हैं एमएसएमई के लिए, 10, स्टार्टअप्स के लिए 20 करोड़ तक का दे सकते हैं। समझ में आई बात। कल हम बात कर रहे थे ना, बैंक का एनपीए क्या हो गया है, कम हो गया है, टेंशन कम हो गया है, तो ज्यादा दो क्रेडिट गारंटी। आ रही बात समझ में, ठीक है। एक्सपोर्टर एमएसएमईज फॉर टर्म अप टू 20 करोड़, ये एक्सपोर्टर एमएसएमई के लिए 20 करोड़ तक का टर्म होगा, टर्म लोन होगा। एमएसएमई का क्लासिफिकेशन बदल गया है, मतलब किसको माइक्रो बोलेंगे, कितना छोटा होगा तो, कितना छोटा होगा तो स्मॉल बोलेंगे, और कितना छोटा होगा तो मीडियम बोलेंगे। उसका जो पहले डेफिनेशन था, सपोज आपने एक कंपनी खड़ा किया है ना, अगर 80 लाख 90 लाख अप टू 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करते थे, उसको क्या बोलते थे, माइक्रो एंटरप्राइज। लेकिन अब से क्या होगा, अप टू अगर कोई 2.5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, माइक्रो एंटरप्राइज। समझ में आई बात। तुमने अपने घर पे एक छोटा फैक्ट्री बनाया, 1.5 करोड़ लगाया, उसको क्या बोलेंगे, माइक्रो एंटरप्राइज। समझ में आई बात। स्मॉल एंटरप्राइज के लिए पहले कितना था, 10 करोड़ मैक्सिमम लिमिट, अब कितना हो गया, 25। पहले अगर अप टू 9 करोड़ 9.5 10 करोड़ कोई लगाता था तो क्या बोलते थे, ये स्मॉल एंटरप्राइज है। अब कितने तक, 25 तक। मीडियम के लिए वो कितना था, 50 करोड़, अब कितना हो गया, 125 करोड़। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट। अब तुमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, मान लो तुमने एक बुक का फैक्ट्री डाल दिया या नोटबुक बनाने का, अब क्या होगा, तुम सेल करोगे, है ना, फिर पैसा आएगा, उसको क्या बोलेंगे, वो पूरा सर्किल को क्या बोलेंगे, टर्नओवर बोलेंगे। तो टर्नओवर के बेसिस पे माइक्रो बोलते थे 5 करोड़ तक को, स्मॉल बोलते थे 50 करोड़ तक को, और मीडियम बोलते थे 250 करोड़ तक को। वो रिवाइज होके 5 का 10, 50 का 100, 250 का 500, ये जस्ट डबल हो गया है पहले से। ये क्या है, टर्नओवर, कितना बिजनेस हो रहा है उसके बेसिस पे। ये क्या है, इन्वेस्टमेंट, है ना। तो एमएसएमई को क्लासिफाई करने की 2 क्राइटेरिया क्या होती है, हाँ इंक्लूडेड रहेगा। टर्नओवर में प्रॉफिट क्या है, इंक्लूडेड। हो सकता है टर्नओवर आपने 500 करोड़ का किया, प्रॉफिट आपको 5 करोड़ का ही हुआ। हो सकता है कि टर्नओवर आपने 500 करोड़ का किया और लॉस ही हो गया, खर्चा ज्यादा करके बैठे हो। समझ में आ रही बात, ठीक है।
तो ये हो गया आपका टर्नओवर। ठीक बात है, ठीक। तो दो तरीके से हम एमएसएमई को डिफाइन करते हैं, इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे और टर्नओवर को। इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे पहले ये डेफिनेशन था, अब ये हो गया। टर्नओवर के बेसिस पे पहले ये था, ये हो गया। डायरेक्टली प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं आगे। आगे और क्या किया गवर्नमेंट ने? सक्षम आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी किसके लिए होता है? बच्चों के लिए, 3 से 6 साल के बच्चों के लिए, उसको और ज्यादा अच्छा बनाना है। पोषण अभियान, पोषण मतलब न्यूट्रिशन, तो वो भी बच्चों के लिए है ना, तो उस पर गवर्नमेंट फोकस करेगी। आईआईटी का कैपेसिटी बढ़ाएगी, बढ़ाना भी चाहिए। डे केयर कैंसर सेंटर ऑल डिस्ट्रिक्ट, जितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं उसमें डे केयर कैंसर सेंटर बनाएगी, है ना। बहुत जो लोगों को कैंसर ज्यादा हो रहा है उनका वहां पे क्या हो सके, केयर हो सके। डे केयर मतलब दिन में तो हो पाए। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, प्रोवाइड डिजिटल फ्रॉम इंडियन लैंग्वेज बुक्स फॉर स्कूल एंड हायर एजुकेशन, है ना। डिजिटाइजेशन करेगी, जो भी इंडियन लैंग्वेजेस है उसमें इंग्लिश से इंडियन लैंग्वेजेस में आपका बुक्स वगैरह का डिजिटाइजेशन होगा, सो दैट कि अलग अलग लैंग्वेजेस में, रीजनल लैंग्वेजेस में लोग उसको पढ़ पाए। नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग, स्किलिंग के लिए नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस डेवलप किया जाएगा, जिसमें स्किलिंग को बहुत ज़्यादा क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। बाकी ग्लोबल एक्सपर्टीज और पार्टनरशिप भी वहाँ किया जा सकता है। अटल टिंकरिंग लैब स्कूल्स में होता है, कहाँ होता है? स्कूल्स में, है ना। इसके ऊपर भी यूपीएससी 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुकी है। स्कूल्स में इनोवेशन सेंटर जो होता है ना, जहाँ पे छोटे बच्चे रिसर्च कर सके, बेसिकली रिसर्च करके कुछ प्रोटोटाइप बना सके। प्रोटोटाइप मतलब छोटा मोटा आइटम जिसको कि वापस कुछ मार्केटेबल चीज बनाई जा सके, है ना। वो नीति आयोग ने स्टार्ट करवाया था। किसने स्टार्ट करवाया? नीति आयोग। बहुत कम स्कूल्स में है, ज्यादा स्कूल्स में नहीं। अब गवर्नमेंट बोलती है कि कितने लैब सेटअप किए जाएंगे? 50,000। मतलब जो लास्ट 8-9 ईयर्स से चल रहा है, आई थिंक 2017 के अराउंड से चल रहा है अटल टिंकरिंग लैब, अब उसको पूरे मास लेवल पे हर स्कूल में या मैक्सिमम 50,000 स्कूल में पहुंचा दिया जाएगा 5 साल के अंदर। सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो तो जरूरी भी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लोग बहुत पीछे हैं, तो 500 करोड़ देके एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनेगा जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड सारे काम हो पाएंगे। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को और इंप्रूव किया जाएगा रूरल एरियाज में। एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, 10,000 एडिशनल सीट्स नीट वालों के बल्ले बल्ले, है ना, विद द गोल ऑफ एडिंग 75,000 सीट्स इन द नेक्स्ट 5 ईयर। बहुत सारे डॉक्टर बनेंगे इंडिया में, अब कंपाउंडर की जरूरत ही नहीं रहेगी। समझ में आई बात? ठीक है, जो कपाट। बट हाँ, WHO क्या कहता है, ठीक है, कि जो पेशेंट या पॉपुलेशन और डॉक्टर का जो रेशियो रहना चाहिए, है ना, उस हिसाब से हम लोग क्या चल रहे हैं, बहुत पीछे चल रहे हैं, है ना, डबल से भी ज्यादा पीछे चल रहे हैं। तो अभी इसका मतलब है बहुत सारा डॉक्टर और बनाने की जरूरत है। पीएम स्वनिधि, जैसे कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, स्ट्रीट वेंडर्स, जब कोविड आया स्ट्रीट वेंडर खत्म हो गए, फिर उनका 10,000 20,000 तो चाहिए ठेला चलाने के लिए, तो उसके लिए गवर्नमेंट लेके आई पीएम स्वनिधि। उसको और ज्यादा क्या किया जाएगा, रिवैम्प, यूपीआई वगैरह से लिंक कर दिया जाएगा कि पैसे तुमको यूपीआई में आ गए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वेलफेयर ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स का भी वेलफेयर के लिए रजिस्ट्रेशन ऑन ई श्रम पोर्टल करना होगा। समझ में आई बात? तो यहाँ बहुत सारे स्कीम्स दे रखे हैं गवर्नमेंट ने, है ना, डायरेक्टली यही है बजट। समझ में आ रही बात? सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण मैंने आपको समझा ही दिया। और क्या समझा दिया? अटल टिंकरिंग लैब भी समझा दिया, 6th से 12th अक्रॉस द कंट्री। पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, जिसको क्या बोलते हैं, पीएम स्वनिधि, ये भी बता दिया कौन मिनिस्ट्री देखती है। ठीक है, इट इज ए स्पेशल माइक्रो क्रेडिट, छोटा पैसा फैसिलिटी प्लान टू प्रोवाइड अफोर्डेबल लोन अप टू कितना 10,000, है ना। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इज द टेक्निकल पार्टनर। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक को क्या बोलते हैं? सिडबी बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलोगे? SIDBI, बोलो SIDBI। सिडबी इसका क्या है? टेक्निकल पार्टनर। ई श्रम पोर्टल इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सपोर्ट एंड एम्पावर द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। इसको 2021 में लॉन्च किया गया। ये पोर्टल क्या है? क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। कोविड में जो मिसहैप हुआ था, है ना, माइग्रेंट वर्कर क्राइसिस वगैरह, तो सब किसी का रजिस्ट्रेशन और डेटाबेस बनाने के लिए क्या बनाया गया? ई श्रम पोर्टल। समझ में आई बात? आयुष्मान भारत योजना को तो आप जानते ही हो, 2018 में लॉन्च किया गया।
कि 50 करोड़ लोगों का क्या हो सके, अप टू 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर हो सके, हेल्थ का रिलेटेड कुछ भी है तो वो लोग जा सके। इसको भी और एक्सपेंड किया जा रहा है। ठीक है, तो जो भी इधर स्कीम्स थी यहाँ पे, उसको हमने और ज्यादा क्या कर दिया, यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आगे चलते हैं, क्योंकि एक बार तो समझ में आ जाएगा, बट वो साथ में वो भी रहेगा, तो नोट्स भी आप अच्छे से रिवाइज करने में काम आएगा। डेवलपमेंट मेजर्स फोकस ऑन गरीब यूथ अन्नदाता नारी, इन्वेस्टिंग इन पीपल इकोनॉमी इनोवेशन, सपोर्ट टू स्टेट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। 1.5 लाख करोड़ दिया जाएगा स्टेट्स को, ऐसा नहीं कि हर स्टेट को दिया जाएगा, 1.5 लाख करोड़ है उसी में से स्टेट्स को दिया जाएगा। 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा अगर कोई स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहता है। समझ में आई बात। गवर्नमेंट तो हाईवे बनाती है, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे कौन बनाएगा, स्टेट बनाएगा। उसके पास पैसा नहीं होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या ले सकता है, इंटरेस्ट फ्री लोन ले सकता है। जल जीवन मिशन, पता ही है जल ही जीवन है, तो हर जगह हर घर नल का जल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। 2024 तक था, 2028 तक क्या कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया। एसेट मोनेटाइजेशन प्लान, एसेट जैसे रेलवे का कोई जमीन खाली पड़ा है, यूज ही नहीं हो रहा, यूज होगा भी नहीं, तो उस जमीन को बेच के पैसा बना लो, उसको क्या बोलते हैं, एसेट मोनेटाइजेशन प्लान। समझ में आई बात। 2025-30 लॉन्च टू प्लॉ बैक कैपिटल ऑफ 10 लाख करोड़ इन न्यू प्रोजेक्ट्स, कि वो सब बेच के जितने भी एसेट है फालतू जो गवर्नमेंट यूज नहीं कर रही, उन सबको बेच के पैसा बनाए और उस पैसे को जहां गवर्नमेंट यूज करना चाहती है वहां यूज करे। अर्बन चैलेंज फंड 1 लाख करोड़ टू इंप्लीमेंट द प्रपोजल फॉर सिटीज एज ग्रोथ हब। 1 लाख करोड़ है, सिटीज को कैसे प्रमोट करना है, ग्रोथ हब की तरह। जब आप GS1 में अर्बनाइजेशन पढ़ते हो, GS2 में जब आप अर्बन लोकल बॉडीज पढ़ते हो, तो वहां पे इसका क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। समझ में आई बात। हर चीज का कहीं ना कहीं यूज होगा। पावर सेक्टर रिफॉर्म, बहुत सारे स्टेट्स जो हैं, स्टेट्स जो ये बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं, उनके जो डिस्कॉम्स हैं वो लॉस में चल रहे हैं। ठीक है, इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म एंड ऑगमेंटेशन ऑफ इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का क्या हो सके, ट्रांसमिशन हो सके। एडिशनल बोरोइंग ऑफ 0.5% ऑफ GSDP टू स्टेट कंटिजेंट ऑन दीज रिफॉर्म। तो जो स्टेट पावर सेक्टर का रिफॉर्म करेगी, जो उनके पावर डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज हैं उनका लॉस कम करेगी। समझ में आई बात। उसको थोड़ा एडिशनल फायदा है, एडिशनल 0.5% का वो बोरोइंग कर सकती है। क्या कर सकती है, बोरोइंग। आगे आते हैं, है ना, सब हमने कवर कर लिया। जल जीवन मिशन पता है ना, समझ आ दिया। ठीक है, जल जीवन मिशन तो सबसे आसान है। मैरीटाइम डेवलपमेंट, मैरीटाइम समझते हो, मरीन, पानी पानी, विथ ए कॉर्पस ऑफ 25,000 करोड़ फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, जिसमें 49% कौन देगा, गवर्नमेंट, बाकी भी प्राइवेट और अलग जगह से फंड में पैसा बनाया जाएगा। नया है फंड। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत। न्यूक्लियर एनर्जी हम लोग 1998 में क्या बन गए, एक न्यूक्लियर पावर बन गए, है ना। उसके बाद से बहुत सारी कंट्रीज ने सैंक्शन लगा दिया इंडिया पे, फिर धीरे धीरे सैंक्शन खत्म हुए, बट हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी को बहुत ज्यादा यूज नहीं कर पाए हैं अपने एनर्जी में। सोलर कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कंपनीज जो भी न्यूक्लियर एनर्जी एस्टैब्लिश करेंगी उनके लिए हमने लॉ बहुत स्ट्रिक्ट रखा है कि अगर न्यूक्लियर एनर्जी डैमेज हो गया तो तुम्हारा बहुत लाइबिलिटी है, कितना पैसा दोगे तुम। समझ में आई बात। जो भी विक्टिम्स होंगे उनको, उसको हम लोग बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, एटॉमिक एनर्जी एक्ट एंड सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। तो गवर्नमेंट इसमें क्या करेगी, थोड़ा अमेंडमेंट करेगी, सो दैट कि प्राइवेट कंपनियों को लगे कि यहाँ इंडिया में क्या किया जा सकता है, न्यूक्लियर एनर्जी को डेवलप किया जा सकता है। समझ में आ रही बात। इंडिया में क्या है, सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, सिविल लाइबिलिटी, है ना, क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं, जेल में नहीं डाला जाएगा, बट पैसा तो चाहिए ना, तुम्हारे वजह से जो डैमेज हुआ है ना, तो जो लोग हैं, जो पीड़ित हैं, उनको पैसा कौन देगा। समझ में आ रही बात। ठीक है, उड़ान स्कीम, उड़ान तो समझते ही, उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान रीजनल कनेक्टिविटी टू 120 न्यू डेस्टिनेशन एंड कैरी 4 करोड़ पैसेंजर इन नेक्स्ट 10 ईयर। नए डेस्टिनेशन ऐड किए जाएंगे जिसमें देश का आम नागरिक उड़ सके, ऐसे करके। ठीक है, स्वामी फंड, स्वामी फंड घर बनाने के लिए है कि मिडिल क्लास को क्या बन सके, अपना घर मिल सके। 15,000 करोड़ फॉर एक्सपीडियस कंप्लीशन
ऑफ 1 लाख ड्वेलिंग यूनिट थ्रू ब्लेंडेड फाइनेंस। फ्यूचर नीड्स ऑफ बिहार, बिहार पे स्पेशल फोकस चल रहा है, बिहार में इलेक्शन है, ठीक है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स, मतलब बिल्कुल नए चकाचक नए तरीके से एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे। एयरपोर्ट की बात नहीं हो रही है, लगता है कि एक एयरपोर्ट मेरे घर के बाहर बन जाएगा ऐसे। फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द वेस्टर्न कोसी कनाल ईआरएम प्रोजेक्ट। कोसी बिहार का शोक, सौरभ बिहार पढ़ते हो ना, थोड़ा कनाल वगैरह बना के थोड़ा वहां पे फ्लड को कम किया जाए, तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। और भी काम है। उड़ान स्कीम कब लॉन्च हुआ? 2016 में। उड़े देश का आम नागरिक, रीजनल कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए। स्वामी फंड क्या है? स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग इन्वेस्टमेंट फंड इज अ सोशल इंपैक्ट फंड स्पेशली फॉर्म्ड फॉर कंप्लीटिंग स्ट्रेस्ड एंड स्टॉल्ड रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट। बहुत सारे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट जो आधा बन के रह गए थे और उसमें मिडिल क्लास ने पैसा दिया था, तो मिडिल क्लास पैसा भी दे चुका है, घर भी नहीं है, तो गवर्नमेंट ने फंड बनाया कि उनका घर तो बन जाए। समझ में आई बात? तो ऐसे करके बजट स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर बोल रही थी कि ऐसे 50% घर दे दिए गए मिडिल क्लास को, है ना, 40% इस साल बन जाएंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, आगे आते हैं। टूरिज्म फॉर एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ, टॉप 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट टू बी डेवलप्ड। इंडिया में कितना टूरिस्ट साइट डेवलप किया जाएगा? टॉप 50। उसको स्टेट्स के हेल्प से प्रमोट किया जाएगा। ई वीजा फैसिलिटी, ई वीजा इलेक्ट्रॉनिक वीजा फैसिलिटी प्रमोट किया जाएगा। इंटेंसिव स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर यूथ किया जाएगा, है ना। परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव टू स्टेट्स, स्टेट्स को क्या मिलेगा टूरिज्म प्रमोट करने के लिए? परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव। मुद्रा लोन फॉर होम स्टेज, मुद्रा लोन मिलता है एमएसएमईज को। तो अगर आप होम स्टे बनाते हो, होम स्टे डेवलप करते हो, है ना, उसके लिए आपको 10 लाख 20 लाख चाहिए। समझ में आई बात? टूरिज्म डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आप मुद्रा से क्या ले सकते हो? लोन। फिर आपने क्या बना दिया? होम स्टेज। ठीक है, होम स्टेज क्या है? लोकल लोगों का फायदा है कि नहीं है? होम स्टेज में उन्होंने 10 रूम बना दिए सपोज, ठीक है, 4-5 रूम डेली का लग रहा है तो भी 6-7 हज़ार आ रहे हैं। 50% मान लो उनके सर्विस में खर्च हो जा रहा है, सफाई क्लीनिंग वगैरह फूड वगैरह, 50% तो बच रहा है। स्टिल 35-40,000 रुपीज मंथली आ रहा है। ईज ऑफ ट्रेवल एंड कनेक्टिविटी, ये सब सारा काम होने वाला है। ठीक बात है। ई वीजा क्या है? ई वीजा सिस्टम इज एन इनोवेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट, है ना। द प्रोसेस हैज इट्स रूट इन 2010 टूरिस्ट वीजा ऑन अराइवल स्कीम फॉर जापान, सिंगापुर, फिनलैंड। इन सब कंट्रीज को हमने क्या दिया? टूरिस्ट वीजा ऑन अराइवल। इलेक्ट्रॉनिक वीजा मतलब ई वीजा, और ई वीजा को कौन देखता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। आप दूसरे कंट्री जाओ तो आपको वीजा लगेगा कि नहीं, मतलब दूसरे कंट्री का अप्रूवल लगेगा, तो ई वीजा से काम हो जाएगा। ऐसा ही चल रहा है, सारे कंट्रीज का नहीं, बहुत सारे कंट्रीज का। ठीक है, अब बात करते हैं कि और ज्यादा गवर्नमेंट क्या करना चाहती है। पीएम रिसर्च फेलोशिप, आईआईटी और आईएससी के लिए क्या देगी? रिसर्च करने वालों को फेलोशिप, मतलब पैसा। जीन बैंक फॉर क्रॉप्स, क्रॉप्स के लिए जेनेटिक बैंक्स बनेगा, है ना, उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। ज्ञान भारतम मिशन, डॉक्यूमेंटेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ आवर मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज टू कवर मोर देन 1 करोड़ मैन्यूस्क्रिप्ट्स। जो भी अलग अलग शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में मैन्यूस्क्रिप्ट है, ओरिजिनल राइटिंग्स है, समझ में आई बात? ओरिजिनली बुक लिखी गई है, उनको प्रिजर्व करने के लिए क्या है? ज्ञान भारतम मिशन। डायरेक्टली प्रीलिम्स में आ जाएगा, टाइम बोल जाओगे। समझ में आ रही बात? रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन के लिए 20,000 करोड़ है। जियो स्पेशियल, जियो स्पेशियल मतलब ऊपर से मैपिंग वैपिंग जो हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? जियो स्पेशियल। टू डेवलप फाउंडेशनल जियो स्पेशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेटा, है ना। तो इससे क्या होगा? प्रधानमंत्री गति शक्ति, गति शक्ति मतलब बहुत सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, अगर स्पेशल डेटा होगा तो और अच्छे से बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। मॉनिटरिंग वगैरह, लैंड रिकॉर्ड, अर्बन प्लानिंग की कहाँ पे मॉल हो, कहाँ पे पार्क हो, वो सब अच्छा होगा। एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना है कि नहीं करना है? करना ही पड़ेगा। तो ये सब वही सब स्कीम है, इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, पुराने स्कीम्स की बात करी जा रही है। रिफॉर्म्स एज द फ्यूएल, रिफॉर्म्स एज क्या है? फ्यूएल है। फाइनेंशियल सेक्टर का डेवलपमेंट करना है। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क टू सर्व द क्रेडिट नीड ऑफ एसएचजी मेंबर। विलेज में क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, वुमेन का, बताया था ना। तो उनका क्या करना है? ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क उनके लिए बनेगा,
सो दैट कि उनको और इजिली क्या मिल सके, लोन मिल सके। नाबफिड टू सेटअप अ पार्शियल क्रेडिट एनहेंसमेंट फैसिलिटी फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। नाबफिड करके एक बॉडी है जो क्रेडिट एनहेंसमेंट फैसिलिटी सेटअप करेगी। केवाईसी रजिस्ट्री को और रिवैम्प किया जाएगा। केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर्स। आप बैंक में जाओगे, बैंक वाले आपसे फॉर्म भरवाएंगे, क्यों भरवा रहे हैं, वो आपको जान रहे हैं कि कौन हो तुम, उसी का फॉर्म भरवा रहे हैं ना, ठीक है। रैशनलाइजेशन ऑफ रिक्वायरमेंट एंड प्रोसीजर्स, जो रिक्वायरमेंट एंड प्रोसीजर उसको रैशनलाइज किया जाएगा, मतलब जरूरत से ज्यादा हो तो कम किया जाएगा, यही है डी रेगुलेशन। क्या है, डी रेगुलेशन। एफडीआई लिमिट फॉर इंश्योरेंस सेक्टर विल बी रेज फ्रॉम 74 to 100, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस सेक्टर में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का लिमिट था वो कितना था, 74। अब कोई फॉरेन कंपनी डायरेक्टली एक इंश्योरेंस सेक्टर इंडिया में चला सकता है ना, विदाउट इंडिया का कोई भी इन्वेस्टमेंट हुए। समझ में आ रही बात, 100% चला सकता है। नाबफिड क्या है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, जो यहां पे आ रहा था, ठीक है। केवाईसी तो समझते ही हो आप, एफडीआई भी आप समझते हो। टैक्स रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म में बताया ना कि अप टू 12 लाख कोई टैक्स नहीं लगेगा, इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। और भी टैक्स रिफॉर्म में आगे हम बात करते हैं। जन विश्वास बिल 2.0। अच्छा, जन विश्वास बिल 2.0 है तो 1.0 भी आया होगा। तो जन विश्वास बिल में बहुत सारे जो फालतू लॉज हैं पुराने, जिनका कोई काम नहीं था, जबरदस्ती रेगुलेशन बढ़ा रहे थे, और ऐसे फालतू प्रोसेस जो जबरदस्ती रेगुलेशन बढ़ा रहे थे, ऐसे बहुत सारे लॉज को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया था। उसको बोला गया जन विश्वास, बोलो जन विश्वास, बोलो जन विश्वास बिल, एक्ट बन गया था। अभी क्या है, जन विश्वास बिल 2.0। ऐसे 100 से ज्यादा है ना एक्ट्स को, रूल्स को, रेगुलेशंस को और आइडेंटिफाई किया गया है जो फालतू में क्या बना रहे हैं, बर्डन बना रहे हैं, उनको हटा दिया जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, डी रेगुलेशन। टू डी क्रिमिनलाइज मोर देन 100 प्रोविजन इन वेरियस लॉज। समझ में आई बात। एफएसडीसी क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल, है ना। जन विश्वास क्या है, जन विश्वास बिल कम्स आफ्टर द जन विश्वास एक्ट 2023 which came into effect on August 11 to decriminalize and rationalize certain minor offense across 42 central acts। माइनर ऑफेंस को हटा दिया गया कि भाई सब, उससे क्या होगा, थोड़ा रेगुलेशन कम होगा, बिजनेसेस और बढ़ेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होगा, 7 टैरिफ रेट्स को गवर्नमेंट हटा देने वाली है। अप्लाई नॉट मोर देन 1 सेस, टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगने को क्या बोलते हैं, सेस और सरचार्ज बोलते हैं, है ना। टैक्स के ऊपर टैक्स लगेगा तो क्या बोलते हैं, सेस और सरचार्ज बोलते हैं। तो एक से ज्यादा सेस और सरचार्ज गवर्नमेंट नहीं लगाएगी। अप्लाई इक्विवेलेंट सेस टू मेंटेन इफेक्टिव ड्यूटी इंसिडेंस ऑन मोस्ट आइटम एंड लोअर सेस ऑन सर्टेन आइटम, मतलब सेस वगैरह भी क्या करेगी गवर्नमेंट, लोअर करेगी। मेक इन इंडिया, एलईडी और एलसीडी टीवी जो इंडिया में बन रहा है उस पर टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा। एमआरओ, एमआरओ जैसे कि शिप्स हैं, शिप्स का मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल, उसको बोलते हैं एमआरओ। शिप्स के लिए भी हो सकता है, एयरप्लेन्स के लिए भी हो सकता है। तो इंडिया में शिप्स और ज्यादा बने, उसके लिए एमआरओ फैसिलिटी क्या होगा, डेवलप किया जाएगा। मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल फैसिलिटी। समझ में आई बात। एक्सपोर्ट प्रमोट किया जाएगा, यही सब चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं। एमआरओ समझ ही गए, और बाकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स ये सब रूल्स को और आसान किया जाएगा, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंप्रूव्ड एक्सेस टू लाइफ सेविंग मेडिसिन, 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स इन एग्जेम्प्टेड लिस्ट। एग्जेम्प्टेड लिस्ट में 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स है जिन पे कि टैक्सेस वगैरह रिड्यूस कर दिए जाएंगे। समझ में आ रही बात। 6 मेडिसिन इन 5% ड्यूटी लिस्ट। 5% टैक्स वाले में कितने मेडिसिन होंगे, 6, और 0 टैक्स में कितने होंगे, 36। 37 मेडिसिन एंड 30 न्यू पेटेंट असिस्टेंट प्रोग्राम इन एग्जेम्प्ट लिस्ट। इन सबको रटने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात। डायरेक्ट टैक्स में बोला ही 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, बट अगर आपका सैलरी 14 लाख है तो आपको टैक्स कब से देना पड़ेगा, 4 लाख से ही देना पड़ेगा। मतलब जो 0 से 4 लाख तक आप कमाएं उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा,
4 से 8 लाख जो कमाओगे 4 लाख, उस पर कितना टैक्स लगेगा? 5%। 5% कितना हो जाएगा 4 लाख का? 20,000 हो जाएगा। 8 से 12 लाख जो 4 लाख कमाओगे उस पर 10%, मतलब 40,000 टैक्स लगेगा, है ना। मतलब 40 20 60,000 टैक्स लगना शुरू हो जाएगा जैसे ही आप 12 लाख को क्या करोगे? क्रॉस। समझ में आई बात? तो गवर्नमेंट 12 लाख तक या इफेक्टिवली 12,60,000 तक कोई टैक्स नहीं लेगी, लेकिन जैसे ही उसको क्रॉस कर जाओगे इसके हिसाब से आप पे क्या लगेगा? टैक्स। पुराना इनकम जोड़ के भी टैक्स लगेगा। समझ में आ रही है? पुराना मतलब 4 से 8 लाख वाला, है ना। ऐसा नहीं होता है कि जो 24 लाख से ऊपर कमाए तो पूरे इनकम पे ही 30% टैक्स लगा दो, ऐसा नहीं होगा, है ना। उसको माना जाएगा कि उसका इनिशियल 4 लाख तो बेचारों को ऐसे ही जरूरी है, उस पर कोई टैक्स नहीं लो। फिर 4 से 8 लाख जो उसका टर्म है उस पर कितना टैक्स लो? 5%। फिर 8 से 12 है उस पर कितना लो? 10%। फिर 12 से 16 है उस पर कितना लो? 15%, है ना। तो 24 लाख से ऊपर जितना इनकम बचेगा उस पर 30% लगेगा। मतलब मान लो 30 लाख किसी का इनकम हुआ तो 24 लाख से ऊपर कितना हुआ? 6 लाख। उस 6 लाख पे ही सिर्फ 30% लगेगा। समझ में आई बात? ऐसा नहीं कि पूरे 30 लाख पे 30 लाख पे ही 30% लग जाएगा। आई बात समझ में? तो टैक्सेस ऐसे लगेंगे, और अगर आपका 12 लाख है तो 0, उससे ऊपर लगेगा तो इसके हिसाब से टैक्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ सेफ हार्बर रूल, मतलब विदेशी कंपनियां जब यहाँ पे आती हैं, है ना, बहुत सारा टैक्स रेगुलेशन उनको समझ में नहीं आता, है ना, तो उनको थोड़ा छूट दे के रखा जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? सेफ हार्बर रूल बोलते हैं। लिखने की जरूरत नहीं है। रैशनलाइजेशन ऑफ टीडीएस टीसीएस, टीडीएस वगैरह को रैशनलाइज किया जाएगा, है ना। जैसे कि मान लो जो सीनियर सिटीजन इंटरेस्ट से पैसा कमाते थे 50,000 पे उन पे टैक्स नहीं लगता था, अब वो इंटरेस्ट से 1 लाख भी कमा रहे होंगे तो उन पे टैक्स नहीं लगेगा। सीनियर सिटीजन बहुत सारा पैसा एफडी उफडी करके रखे होंगे ना, बहुत कमाए हैं ना, तो 50,000 तक उन पे टैक्स नहीं लिया जाता था। अब कितने तक नहीं लिया जाएगा? 1 लाख तक। एनुअल लिमिट ऑफ 2.4 लाख फॉर टीडीएस ऑन रेंट, अगर आप रेंटेड मकान में रह रहे हो तो अगर आप पहले 20,000 से ज्यादा रेंट देते थे तो उस पर आप टीडीएस काट के गवर्नमेंट को दोगे और बचा हुआ पैसा अपने मकान मालिक को दोगे। समझ में आई बात? बट 20,000 तो बहुत कम रेंट हो गया आजकल के टाइम पे। तो अब अगर 50,000 से ज्यादा वाले रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे हो हाउस में, तो आप क्या करोगे? उसमें से टैक्स का पैसा काट के, टीडीएस काट के गवर्नमेंट को दोगे और बाकी अपने मकान मालिक को दोगे। समझ में आई बात? ठीक है। तो ये सब इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। वॉलेंट्री कंप्लायंस को बढ़ा दिया गया, खुद से आप कंप्लाई करो। कंप्लायंस बर्डन, कंप्लायंस मतलब कि आपको बार बार जाके टैक्स फाइल और ये सब करना नहीं पड़े, है ना। 5 साल से जगह जगह 10 साल कर दिया गया। रिड्यूस्ड कंप्लायंस फॉर स्मॉल चैरिटेबल ट्रस्ट बाय इंक्रीजिंग देयर पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन। 5 साल की जगह अब उनको कितने साल में रजिस्टर करना होगा? 10 साल में। एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, टैक्स सर्टिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, है ना, एक्सटेंशन फॉर इनकॉर्पोरेशन, ये सब पुरानी चीजें हैं, इसमें कुछ खास काम नहीं किया गया है। ये भी टोनेस टैक्सेशन, मतलब जितना वेट होगा उसके हिसाब से टैक्सेशन है। ये सब कुछ पुराना है, कुछ खास बात नहीं किया गया है। अब बात करते हैं कि पूरा पैसा आएगा कहां से। जितना पैसा आएगा 22% कहां से आएगा? इनकम टैक्स से। 5% एक्साइज ड्यूटी, मतलब जो इंपोर्ट हो रहा है वहां, सॉरी, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उससे आएगा, उसको क्या बोलते हैं? एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं, है ना। यूनियन एक्साइज ड्यूटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। जीएसटी एंड अदर टैक्सेस कितने हैं? 18%। कॉर्पोरेट टैक्स कितना है? रिलायंस अगर प्रॉफिट में है, अडानी प्रॉफिट में है तो कितना दे रहा है? 17%। कस्टम्स जो है, कस्टम टैक्स, वो बॉर्डर वाला टैक्स है ना, इंपोर्ट टैक्स, उसको क्या बोलोगे? कस्टम टैक्स, वो कितना है? 4%। नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट, आपने कुछ बेच दिया तो पैसा आया। कौन सा पैसा आया? कैपिटल रिसीट आया। क्या आया? और बेचा है तो डेट क्रिएट नहीं हुआ, तो नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट कितना है? 1%। नॉन टैक्स रिसीप्ट, नॉन टैक्स मतलब रेलवे पैसा कमा रही है, टैक्स तो नहीं है बट नॉन टैक्स है, तो नॉन टैक्स रिसीप्ट से कितना पैसा आएगा? और कितना कर्जा लेना पड़ेगा? 24%। समझ में आई बात? कर्जा कितना लेना पड़ेगा? मतलब इसमें देखो सबसे बड़ा कंपोनेंट किसका है? कर्जे का है ना। कर्जा मतलब बोरोइंग एंड अदर
लाइबिलिटीज से पैसा जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 24% आ रहा है। पैसा कहां जाएगा, अब अगर आ रहा है बोरोइंग से तो जाएगा इंटरेस्ट पेमेंट करने में। कहां जाएगा, इंटरेस्ट पेमेंट करने में। सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम चलाती है उसमें कितना जाएगा, 16%। सब्सिडीज जो देती है, फूड सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, जो उसमें कितना जाएगा, डिफेंस में कितना जाएगा, 8। स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, स्टेट कितना ले जाएंगे, 22। फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर, फाइनेंस कमीशन जिसको बोलेगा वो देना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 8%। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जैसे मनरेगा वगैरह है ना, आयुष्मान भारत, उनके लिए कितना जाएगा, 8%। बाकी खर्चे कितने होंगे गवर्नमेंट के, 8%। पेंशन में कितना देना पड़ेगा, खाली पेंशन 4% है, सोचो, है ना। तभी तो गवर्नमेंट ने ओल्ड पेंशन स्कीम हटाया था, फिर क्या लाया था, एनपीएस। फिर लोग चिल्ला रहे हैं तो क्या लाया, यूपीएस लाया। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट इतना बोरोइंग करता हो वो पेंशन देने का वो रखता है क्या, नहीं रखता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, बट पेंशन सोशल सिक्योरिटी है, देना चाहिए। रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू रिसीट मतलब डे टू डे कितना पैसा आ रहा है टैक्सेज वगैरह से। तो 2025-26 में कितना आएगा, 34.2 लाख करोड़ आएगा। समझ में आई बात, आएगा, एस्टिमेटेड है, क्या है, एस्टिमेटेड। कैपिटल रिसीट, कैपिटल से कमी आ रहा है इस बार, कितना आ रहा है, 16.4। कैपिटल कुछ बेचोगे तभी आएगा, है ना, नहीं बेचोगे तो कहां से आएगा, 5G 6G स्पेक्ट्रम एलोकेशन, इन सब चीजों से आएगा। फिर आता है इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, 15.5 लाख करोड़। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना होने वाला है, 39.4 लाख करोड़। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जितना कम हो अच्छा है, क्योंकि खा के खत्म हो जाने वाला है। कैपिटल जितना ज्यादा हो अच्छा है, एसेट क्रिएट हो रहा है, बट ज्यादा क्या है, यही होगा, उपाय नहीं है। समझ में आ रही बात। अब बात करते हैं डेफिसिट। डेफिसिट 4 तरह का होता है। ओवरऑल डेफिसिट को क्या बोलते हैं, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट कोविड के टाइम पे देखो, है ना, कोविड का टाइम पकड़ा हुआ है 21-22, उस समय से लेके अभी लास्ट में कितना, 4.4 पे आ जाएगा। तो सही है, कम हो रहा है धीरे धीरे, डेफिसिट कम हो रहा है परसेंटेज वाइज। फिर होता है रेवेन्यू डेफिसिट, मतलब जो हमने बजट पढ़ा, कैपिटल और रेवेन्यू, तो सिर्फ रेवेन्यू वाले में कितना डेफिसिट होगा, वो कितना है, 1.5। फिर होता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। अब रेवेन्यू जो डेफिसिट हो रहा है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को भी कुछ कुछ पैसा दे रही है। स्टेट पैसा ले रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट भूल जा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट सोच रही है कि पैसा वेस्टेज गया, बट स्टेट गवर्नमेंट उससे क्या कर रहा है, स्कूल बना दिया, हाउसिंग बना दिया। समझ में आया, तो हाउसिंग नहीं मतलब मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, तो उस पैसे को घटा दिया जाता है कि चलो डेफिसिट तो हुआ बट वो पैसा अच्छे काम में खर्च हुआ। समझ में आई बात। जो सेंटर ने किसको दिया था, स्टेट को दिया था, स्टेट ने उसको अच्छे काम के लिए खर्च किया, वो एक्चुअली में डेफिसिट अच्छे काम के लिए खर्च हुआ, उसको घटा दोगे तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट सिर्फ कितना है, 0.3। समझ में आई बात। ठीक है, इसका मतलब बाकी पैसा अच्छे काम के लिए खर्च हुआ। और लास्ट में क्या बचता है, प्राइमरी डेफिसिट, है ना, कि जो आप बोरो कर रहे हो, तुम खुद देखो यहां से हम 24% पैसा ले रहे हैं और 20% टैक्स में ही दे रहे हैं। मतलब हम एक्चुअली तो 4% ले रहे हैं, बाकी सब तो फालतू है कि नहीं है। मतलब डेफिसिट का मेजर वजह क्या है, इंटरेस्ट का पेमेंट करना। किसका पेमेंट करना, तो अगर इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करना होता तो जो डेफिसिट होता उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी डेफिसिट। समझ में आई बात। अगर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना होता तो जो डेफिसिट होता उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी डेफिसिट। वो कितना है, 0.8। फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, ईआरडी, प्राइमरी डेफिसिट, है ना। जब इकोनॉमिक्स की क्लास होगी जिस बैच में हम डिटेल में इन सब सारी चीजों को पढ़ते हैं। ठीक है, फिर यह है ट्रेंड इन नेट रिसीट ऑफ द सेंटर, टोटल इन ट्रांसफर टू स्टेट एंड यूटी। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा काम का नहीं है। ठीक है, नेट सेंटर टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन डेट कैपिटल रिसीट, है ना। तो ये 3 चीजें हैं, नॉन डेट कैपिटल रिसीट। तो नॉन डेट कैपिटल रिसीट जो है ये येलो वाली लाइन है, नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है ये वाली लाइन है, ऑरेंज वाली, है ना, 5.8 के आसपास आएगा। और नेट सेंटर टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू तो हर साल बढ़ना चाहिए, उपाय नहीं है। टैक्स से पैसा बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, बढ़ना ही चाहिए। समझ में आई बात। ठीक है, तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है। अब पैसे कहां खर्च हो रहे हैं, सबसे ज्यादा पैसा कहां खर्च होता है,
डिफेंस में खर्च होता है। सेक्टर वाइज बात हो रही है। कैसे बात हो रही है? सेक्टर वाइज। यहां जो बात हो रही थी ये बात सेक्टर वाइज नहीं है। समझ में आई बात? ये बात जो हम कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? सेक्टर वाइज कर रहे हैं। 5 लाख करोड़ के आसपास कहां जा रहा है? डिफेंस में। रूरल डेवलपमेंट के लिए 266, होम मिनिस्ट्री के लिए कितना जा रहा है? 233, एग्रीकल्चर में 171, एजुकेशन में 128, हेल्थ में इतना कम कर रहे हैं हम लोग, अर्बन डेवलपमेंट में। तभी तो ये दोनों चीजें अच्छी नहीं हो पा रही हैं, है ना। हमें डिफेंस का पैसा क्या करना है? कम। जो पेंशन दिख रहे हो ना 4%, वो मेनली किस इधर जा रहा है? अपने जो डिफेंस वाले पर्सनल हैं उनके पेंशन की तरफ जा रहा है। तभी हम लेके आए अग्निवीर, लेके आए कि पेंशन का कंपोनेंट को क्या किया जा सके? कम किया जा सके। हर स्कीम का कुछ लॉजिक समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? बोलो। अर्बन डेवलपमेंट कम है, आईटी इतना है, एनर्जी इतना है, ठीक है, सब रटने की जरूरत है। साइंटिफिक डिपार्टमेंट में बहुत कम जा रहा है, क्या ही साइंटिफिक काम कर पाएंगे हम लोग फिर, ठीक है। दिस इज ऑल, वी हैव कंप्लीटेड द बजट। जो नई स्कीम्स है, पुरानी स्कीम बहुत सारी हैं, 16 की 17 की, वो सब जरूरी नहीं है, मतलब जरूरी तो रहेंगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी, बट जो अभी स्कीम्स आई वो हमेशा जरूरी होती है ना। अगर हम इसमें बात करें, आपको क्या ध्यान में रखना है सबसे ज्यादा? तो कॉन्सेप्चुअल चीजें तो आप पढ़ोगे ही, इकोनॉमिक्स में बार बार पढ़ते हो, है ना। फिस्कल डेफिसिट इस साल कितना है? 4.4। डायरेक्टली प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितना बोला गया है ना। बाकी चीजें में और क्या चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं? सबसे ज्यादा पैसा किधर से आता है वो पूछा जा सकता है, बोरोइंग छोड़ करके। समझ में आई बात? ये बहुत सारे चीज आपसे पूछे जा सकते हैं, और नए जो भी चीजें आई हैं वो आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं। इकोनॉमिक सर्वे एक पार्ट हो चुका है, बाकी 2 पार्ट और करेंगे, आज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आज आप थके हुए लग रहे हो, फिर हम करते हैं जब भी अगली बार मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद। कुछ डाउट हो तो पूछिए।